मेरा शौहर एक 6 साला लड़के को घर ले आया, कहने लगा यह लड़का बेसहारा है और यतीम भी है, घर का काम करेगा और हमें इसे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। मेरा शौहर बहुत ज़्यादा कंजूस था, हर वक्त मुफ्त के चक्कर में रहता था। वो लड़का दिखने में बड़ा खूबसूरत था। मैंने अपने शौहर से पूछा कि यह कहाँ से मिल गया आपको? कहने लगा मेरे दोस्त के घर इसने चंद माह काम किया है, लेकिन अब वो अमेरिका जा रहा था तो मुलाजिम मुझे दे दिया, बस 2 वक्त की रोटी खाएगा और जो काम कर देगा। यह सुनकर मैंने कहा असलम हमारे घर में पहले ही बस 2 कमरे हैं, एक को ड्राइंग रूम बना रखा है, यह एक हमारा कमरा है, बाकी यह खुला सेन है, यह लड़का रहेगा। कहाँ मेरे सवाल। पर वो कहने लगा इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस सेन में एक चारपाई, इसे बिछा देना, चुपचाप सो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। वो लड़का बड़ा ही चुप सा था। अगली सुबह ही मैंने उसे किचन के काम में लगवा दिया। चुपचाप वो सारे काम करता रहा, खुद ही पूरे घर की सफाई भी कर दिया, तो भी चुपचाप खामोशी से खा लिया। मैंने कहा कि क्या तुम बोलते नहीं हो? तो वो कहने लगा मैं आपसे क्या बात कर सकता हूँ बेगम साहिबा। मैंने कहा कि तुम्हारे घर वालों में से कोई भी नहीं है? कहने लगा कि पता नहीं, मैंने तो आँख खोली तो यतीम खाने में था, 30 साल का था, जब एक शख्स मुझे यतीम खाने से यह कह कर लाया कि उसके घर औलाद नहीं है और उसे बच्चा चाहिए। वो कहने लगा था कि अच्छे से डालूंगा, बच्चे को अच्छी तालीम और तरबियत दूंगा, लेकिन 5 साल की उम्र में ही उसने मुझे घर के कामों में लगा दिया, छोटे मोटे सामान लाना, बर्तन धोना, मेहमानों के आगे बर्तन लगाना, बस जी ऐसी ही ज़िंदगी गुजरने लगी। फिर वो बूढ़ा मर गया तो उसकी बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फिर जिसने भी रखा 2 वक्त की रोटी के लिए निकाल दिया। फिर दूसरे दिन मुलाजमत शुरू कर दी, इससे ज़्यादा कि कुछ दिया नहीं, 2 रोटी के इवज मैं घर का सारा काम कर देता हूँ। यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ था। बेचारी की क्या जिंदगी थी। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे दिया करूँगी। असल में मेरे मियाँ की भी इतनी ज़्यादा तनख्वाह नहीं है। वो कहने लगा नहीं बीबी जी रहने दे ना, मेरे लिए यही काफ़ी है। मेरा कौन सा ख़ानदान है जिसकी मुझे कफ़ालत करनी है और उसको मुझे कफ़ालत देने हैं। मेरे दिल में उस बच्चे के लिए हमदर्दी सी पैदा होने लगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह हमदर्दी मुझे बहुत महंगी पड़ने वाली है। मेरे शौहर का काम का सिलसिला कुछ ऐसा था कि कई दिनों से दूसरे शहर में जाना पड़ता था। जिस कंपनी में वो काम करता था उसका बॉस मेरे शौहर को महीने में 3 दफ़ा दूसरे शहरों में भी ऑर्डर लेने के लिए भेजता था। अब मेरा शौहर दूसरे शहर जाता तो 3-4 दिन बाद ही वापस आता था। इन दिनों में मैं घर में अकेली होती थी। मेरी शादी को 4 साल का अरसा गुजर गया था, लेकिन मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई। मैंने सोचा कि अगर मैं किसी यतीम बच्चे के साथ अच्छा बर्ताव करूंगी तो हो सकता है मेरी ये बात मेरे रब को पसंद आ जाए और वह साहिबा औलाद कर दे। मैं शायद एक ही गलती कर बैठी थी। मेरा शौहर कुछ दिन के लिए अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया था। घर में या तो मैं थी या फिर वह मुलाजिम लड़का। मैंने तो उसकी बेबाकियाँ अब देखी थी। मैं किचन में आटा गूंद रही थी जब वह किचन में आ गया। मैं किचन में बिना दुपट्टे के ही काम करती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उस लड़के की नज़रों में इस कदर बेबाकी भी हो सकती है। मैं बिना दुपट्टा आटा गूंद रही थी, जबकि वह बर्तन धोने के बहाने वो सिंक खड़ा हो गया और सिंक के बिल्कुल बराबर ही मैं आटा गूंदने में मसरूफ़ थी, अपनी सोचों में गुम थी कि जब अचानक से मेरे वजूद में चोटियां सी रेंगती महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि किसकी तेज़ नज़र मेरे वजूद पर किसी आरे की तरह वार कर रही है। मैंने पलट कर देखा तो वह लड़का मुझे ही देख रहा था। मेरे देखने पर वह एकदम नज़रें चुरा कर बर्तन धोने लगा। पहले तो मैं घबरा गई थी, तो मैंने किचन के दरवाजे पर लटका हुआ अपना दुपट्टा लिया और खुद पर लपेटा। तकरीबन आटा गूंद चुका था। मैंने उसे एक डब्बे में डाला और फ्रिज में रख दिया और फ़ौरन से किचन से बाहर निकल अपने कमरे में आ गई। अपने बेड पर बैठकर यह सोचने लगी कि आखिर यह लड़का मुझे क्यों क्यों देख रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम होगा, इतना सा बच्चा भला मुझे क्यों बुरी नज़रों से देखेगा। अल्लाह ताला ने औरत की फ़ितरत में यह बात शामिल कर रखी है कि वह अपनी उठने वाली हर गलत निगाहों को महसूस किया था। लेकिन इस बच्चे का सोचकर मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। मैं नहीं समझती थी कि इस उम्र का बच्चा ऐसी गिरी हरकत भी कर सकता है। जिस तरह से उसने अपनी मजलूमियत के किस्से मुझे सुनाए थे, मैं उसे हमदर्दी से जताने लगी थी। कुछ देर बाद मैं कमरे
जैसे बाहर निकल के देखा वो घर की सफाई कर रहा था। मैं सोफ़े पर बैठ गई और उसे देखने लगी। दिखने में बजाय उसमें मुझे बुराई नज़र नहीं आ रही थी, अपने काम से काम रखने वाला था। मैंने सोचा शायद मैंने इसके बारे में गलत अंदाज़ा सा लगाया है। खाना खाने के बाद कहने लगा, बेगम साहिबा सर्दी बहुत हो गई है, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कमरे में सो जाऊं। उसकी बात तो ठीक ही थी, मौसम सरमा शुरू हो चुका था और हवा में खनफी सी थी। रात को सहन में ठंड महसूस होती थी। मैंने कहाँ सो गए, मेरे घर में कोई दूसरा कमरा थोड़ी है, ये कमरा है जिसे मैंने अपनी सिलाई के लिए कर रखा है। इसमें बहुत कपड़ा बिखरा पड़ा हुआ है, कहीं सिलाई मशीन है, कहीं सीने वाले कपड़े हैं और छोटा सा कमरा है। मेरी चीज़ें तुम इधर उधर करके लेट जाओगे और मैं फिर ढूंढती रहूँगी। कहने लगा, तो आपके कमरे में सो जाऊँ? या सुनकर मैं चौंकी थी। वह कहने लगा, बेगम साहिबा मैं ज़मीन पर बिस्तर बिछा कर सो जाऊँगा, लेकिन बाहर मुझे बड़ी ठंड बिस्तर और रजाइयाँ नहीं निकाली थी। मैंने उन तक सर्दियों के बिस्तर और रजाइयाँ ने निकाल दे दी, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी के आसार देखे थे, जिससे वह यह सुनकर बेहतासा खुश हुआ। फ़ौरन से उसने अपना बिस्तर उठाया और मेरे कमरे में ज़मीन पर भी जाकर लेट गया। मैं सोने की आदत थी, मैंने सोने से पहले कमरे का लैंप बुझा दिया था। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता गहरी नींद में जाने लगी। जब मेरी आँख खुली तो मेरा सर मुझे भारी सा लग रहा था। शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा सो गई थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। हालांकि मैं 10 बजे उठी थी, लेकिन मुझे यूँ लग रहा था जैसे मैं बहुत सो चुकी हूँ। उठकर बैठी तो मुझे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मैंने जब बेड के नीचे देखा तो उस लड़के का बिस्तर तय था, यानी कि वह उठ चुका था और मेरे ही वॉशरूम में था। कैसा तेज है ये मुलाजिम, बिना इजाज़त मेरे वॉशरूम इस्तेमाल कर रहा था। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी कि वो मेरा वॉशरूम इस्तेमाल कर रहा है। मैंने सोचा कि जैसे ही वह बाहर आएगा उसे कह दूँगी कि आइंदा से कमरे का वॉशरूम इस्तेमाल ना करें। जैसे ही वॉशरूम से बाहर आया तो नहा कर आया था। मुझे देखकर अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर सज गई थी। मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि मेरे तो बाल खुले हुए और बिखरे हुए हैं। हालांकि जब मैं सोई हुई थी तो मेरे बालों की पोनी बनी हुई थी। बहरहाल मैंने फ़ौरन से अपने बालों को लपेट कर जोड़ा बनाया दुपट्टा। जब मैं उठाने लगी तो उसकी चादर की जानिब अब देखकर मेरे होश उड़े थे, जो कि बुरी तरह से बिखरी हुई थी। हालांकि मैं तो जिस पर सोती थी वहीं से उठती थी। मुझे कभी भी बेड पर फैलकर सोने की आदत ना थी, लेकिन बेड की चादर को देखकर यह लग रहा था मुझे कभी भी बेड पर फैलकर सोने की आदत ना थी, लेकिन बेड की चादर को देखकर यह लग रहा था कि जैसे उस पर कोई सो के ना सिर्फ उठा हो। बल्कि जो बात मेरे जहन में आई मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। वो बच्चा फ़ौरन से अपना बिस्तर उठाकर कमरे से बाहर जाने लगा। मैंने कहा, बात सुनो, मुझे अब तक उसके नाम का नहीं पता था। कहने लगा, जी बेगम साहिबा का रात को कहाँ सोए थे? तो मेरे इस सवाल से उसके चेहरे की रंगत उड़ी थी। कहने लगा, बेगम साहिबा ज़मीन पर सोया था क्या? मैंने कहा कि कुछ नहीं, जाओ। वो जाने लगा तो मैंने फिर से उसे पुकारा। मैंने कहा, बात सुनो लड़के। वो फिर वहीं रुक गया, पलट कर मुझे देखने लगा। मैंने कहा कि आइंदा मेरा वॉशरूम इस्तेमाल मत करना। वो कहने लगा, ठीक है नहीं करूँगा। मैंने कहा, नाम क्या है तुम्हारा? कहने लगा कि आप जो भी रख दे। वैसे मुझे अली कहते हैं, यतीम खाने वालों ने यही रखा था। वो कमरे से जा चुका था। मैं बेड से उठी तो मेरी कमर में अजीब सा दर्द का एहसास था। तबीयत में भी सुस्ती छाई हुई थी। दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं अपने बिस्तर से उठकर बाहर जाऊं। उसे चाय बनाना आती थी, इसलिए मैंने कहा। अली कहने लगा, जी बेगम साहिबा। उसने फ़ौरन से मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला था। मुझे कप चाय बना दो। पता नहीं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी इस बात पर उसके होश से उड़े थे। कहने लगा, हाँ ऐसा हो जाता है, ऐसे काम में ऐसा होता है। यह कहकर वो बाहर चला गया। मैं यह सोचने लगी कि ऐसा कौन सा काम किया है। मैं कमरे से बाहर आई। वो किचन में मसरूफ़ था। मैंने अपने मोबाइल से अपने शौहर को कॉल की। पहली बार मेरा दिल अपने शौहर के जाने पर बड़ा अजीब हुआ था। मैंने कहा, असलम कब वापस आओगे? कहने लगा, क्या हो गया लीना, अभी मुझे आए हुए टाइम ही कितना हुआ है तुम्हें पता है? दूसरे शहर में 3-4 दिन लग जाते हैं पहले, लेकिन पता नहीं इस बार कभी याद नहीं किया। उसकी बात ठीक रहा था। कहने लगा, अच्छा फ़ोन बंद करो, मैं मीटिंग में रात को ही कॉल करूँगा। मैंने कहा, ठीक है। वो कहने लगा, वो लड़का तो ठीक से काम कर रहा है ना? मैंने कहा, हाँ कर रहा है। असला मेरी आवाज़ तो ठीक से काम कर रहा है ना? मैंने कहा, हाँ कर रहा है ना? मुझे तुम ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ है?
तुम्हें हम दोनों मियाँ बीवी ही तो थे, इसलिए हमें बहुत इत्तेफाक और मोहब्बत थी। हम एक दूसरे के लहज़ों से ये जान चाहते थे कि सामने वाला परेशान है या नहीं। मैंने गहरी सांस खारिज किया और अपने शौहर से कहने लगी कि कुछ नहीं, बस कल से मेरा सर भारी है। मेरी तबीयत काफ़ी बहुत जल्द सी महसूस हो रही है। बदन थका थका सा लग रहा है। मैं सामने खड़ा मुलाजिम मुझे जब यह बात कर रही थी, सामने खड़ा मुलाजिम मुझे ही देख रहा था। उसकी नज़रों में एक अजीब सी तपश थी, इसलिए मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। मीटिंग ज़रूरी थी, इसलिए शौहर ने कुछ देर बाद कॉल बंद कर दी और मैं एक मर्तबा फिर नींद सोकर बैठ गई थी। तभी दरवाज़ा हल्की सी चरचराहट पैदा करते हुए खुला। दरवाजे पर मुलाजिम ही खड़ा था। मुझे देखकर कहने लगा कि क्या हुआ बीबी जी, क्या आपको कुछ चाहिए? मैंने आंखें बंद करते हुए उसे नफ़ी में सर हिलाकर इशारा दिया कि नहीं, बस कुछ देर आराम करना चाहती था। कि जैसे वो दरवाजे के पास ही खड़ा मुझे घूरा है। अगले ही पल मैंने आंखें खोलकर उसे देखा तो वह फ़ौरन हड़बड़ाकर अपना चेहरा संजीदा कर चुका था। कहने लगा, बीबी जी, मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अगर आप चाहे तो मैं आपकी तरह की मालिश कर देता हूँ, बहुत अच्छी मालिश करता हूँ। लेकिन मैंने उससे इनकार कर दिया, इतना कह के कि मेरे लिए बस एक कप तेज पत्ती डालकर चाय ले और शायद मेरे सर का दर्द ठीक हो जाए। वो ताबेदारी से सर हिलाकर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद ही चाय हाजिर थी। पीने में मुझे काफ़ी कड़वी लग रही थी। उसने शायद पत्ती कुछ ज़्यादा ही डाल दी थी। बहरहाल चाय पीते ही मुझे सुकून सा भी महसूस होने लगा था, इसलिए मैं बहुत जल्दी गहरी नींद में सो गई। मुझे इस बात की कोई परवाह ना थी कि घर यूं ही खुला पड़ा है, कोई आ गया तो, क्योंकि मुझे उस मुलाजिम पर पूरा भरोसा था। वैसे भी उसने मेरी मौजूदगी में पूरे घर को बड़े अच्छे तरीके से संभाल लिया था। मैं उस वक्त ऐसे ही सोई कि रात के 9 बज रहे थे जब मेरी आंख खुली। कमरा हल्की रोशनी में डूबा हुआ था। मैं जब उठी तो घड़ी पर वक्त देखकर बुखला गई थी। भूख से तो मेरी हालत वैसे भी ख़राब हो रही थी, सिवाय एक कप चाय के। आखिर में मैंने पिया ही क्या था। उठकर बाहर आए तो मुलाजिम मुझे देखकर फ़ौरन मेरी तरफ आया। कहने लगा कि बेगम साहिबा, आपकी तबीयत ठीक हुई? खाना लगाऊं? वो तो जैसे मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं कहने लगी कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं इतनी देर तक पता नहीं कैसे सोई रही। मेरी इस बात पर वह हल्का सा मुस्कुराया और मुझे बागौर देखने के बाद कहने लगा कि आप सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी। जगाना मुनासिब नहीं लगा उसकी बात पर। मैंने चौंक कर उसे देखा था। मैं कहने लगी क्या मतलब, तो कहने लगा कि अरे बीबी जी, आप इतने मज़े से सुकून की नींद सो रही थी, भला नौकर जाऊँ मैं? और कौन होता हूँ आपकी नींद में खल डालने वाला? वैसे भी पूरे घर के काम तो मैंने निपटा ही दिए थे, और काम ही कितने थे जो आपको उठकर करने थे। इसलिए सोचा कि आप सो रही हैं, मैं आपके लिए खाना बना देता हूँ। उसके हाथ में बहुत जायका था। उसने जो खाना बनाया था बड़ा ही लजीज था। मैंने पेट भरकर खाया था। वो भी दूर खड़ा मुझे देख रहा था। तो फिर मेरे शौहर की भी कॉल आ गई और मैं कमरे में कितनी ही देर अपने शौहर से बातें करती रही। 2 घंटे से मुसलसल मैं अपने शौहर से बात कर रही थी और इस दौरान कमरा बंद था। वो मुलाजिम कमरे से बाहर ही मौजूद था। जब 2 घंटे गुजर गए तो अचानक दरवाजे पर दस्तक देने लगा। मैंने देखा तो बेगम साहिबा, मुझे नींद आ रही है। वो इस कदर ऊंची आवाज़ में बोल रहा था कि उसकी आवाज़ यकीनन मेरे शौहर ने भी सुनी थी। एकदम से फ़ोन की संजीदगी से कहने लगा कि यह मुलाजिम कहाँ सोने की बात कर रहा है? भला मैं क्या जवाब देती। फ़ौरन से कहा कि 2-3 दिन से ठंड भी काफ़ी बढ़ चुकी है, इसलिए मुलाजिम अब घर के अंदर ही सोता है। कल रात भी यही मेरे कमरे में बिस्तर बिछाकर सोया था। इस बात पर शौहर कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, इसको ज़्यादा सर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर लॉन्च में ही सोने का कह दो। घर का दूसरा कमरा तुम थोड़ा तरतीब दे लो, वहीं एक कोने में इसका बिस्तर लगा दो, वहीं पर सो जाया करेगा। शौहर की बात मैं बखूबी समझ चुकी थी, इसलिए शौहर से बात करने के बाद मैं बाहर आई और उस मुलाजिम को साफ साफ कह दिया कि तुम यहीं लॉन्च में कोने पर अपना बिस्तर बिछाकर सो जाओ, मैं अपने कमरे में नहीं सुला सकती, मैं तंग होती हूँ। मेरी इस बात पर उसने बेयकीनी से मुझे देखा था, फिर गहरी सांस खारिज करके कहने लगा कि ठीक है, मैं तो आपको अपनी बेगम साहिबा समझता था, लेकिन आपको तो मुझ पर
इतबार ही नहीं है, ऐसा कहते हुए उसके मोटे मोटे आंसू भरने लगे थे। यह देखकर तो मैं शर्मिंदा से हो गई थी, और इतना मासूम बच्चा भला, मैं उस पर शक कैसे कर सकती थी। लेकिन क्योंकि शौहर को हुक्म था उसकी गैर मौजूदगी में कहा माना, मुझ पर फ़र्ज था। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहीं लॉन्च में सो जाओ, और हाँ, सुबह उठकर नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बना लूँगी। इतना कहने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। हैरत की बात तो यह थी कि इतना सोने के बावजूद भी जब मैं अपने बिस्तर पर लैंप ऑन करके कहानियों की किताब पढ़ने के लिए बैठी, तो एक मर्तबा फिर नींद मुझे अपने गलबे में लेने लगी थी। मैं वहीं बैठे बैठे ही सो गई रात का। ना जाने कौन सा पहर था, जब मेरी आँख खुली थी मैं तो समझ रही थी कि मेरा शौहर मेरे पास मौजूद है, लेकिन जब आँख खोलकर मंजर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। अगले ही पल मेरे सारे होश ठिकाने आ चुके थे। मेरा शौहर तो घर पर ही मौजूद ही नहीं था, और जो मंजर मैंने देखा, मैं हैरान हो चुकी थी। दबे कदमों से अपनी शर्ट को उठाए मेरे कमरे से बाहर जा रहा था। मैं तो जितनी हैरान होती उतना कम था। अपने हुलिये पे गौर किया जो उससे मुझे समझ आया। मेरे तो रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैं तो यकपल में उस नौकर से खौफ आने लगा था। मेरा वजूद एक मर्तबा फिर दर्द से टूट रहा था। जो कुछ मैं महसूस कर रही थी वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं फ़ौरन वाशरूम में चली गई। ये खौफ की लहर मेरे वजूद पर हावी हो चुकी थी। साफ जाहिर था उस 6 साला नौकर ने मेरे साथ गलत काम किया था। मैंने अपने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। उसके बाद तो मैं सो ही नहीं पाई थी। भला 6 साला लड़का यह सब कुछ कैसे कर सकता है, और मैं कैसे यह सब कुछ देती रही। मुझे होश क्यों नहीं आया था, यही सोचकर मैं पागल हो रही थी। अगली सुबह हुई तो वह नौकर यही लॉन्च में सो रहा था। कमरे से बाहर निकली तो मुझे जीप से नज़रों से घूर कर देखने लगा। मैं बगैर सबूत के उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन मैं उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करती हुई अपने घर के काम खुद ही करने लगी थी। उस दौरान मैंने नोट किया था कि वो लड़का बस उम्र से ही छोटा है, जबकि तजुर्बा और नज़रों से वो कोई भूखा भेड़िया ही लग गई। तो मैंने उस लड़के को अपने कमरे में दाखिल तक नहीं होने दिया था। शायद वो मुझे कोई बेहोशी की दवा दे रहा था, जिसकी वजह से मुझे होश नहीं रहती थी, और उस रोज़ मैंने पूरी एहतियात बरती थी। कुछ देर बाद मुलासिम कमरे में आया। मुझे देखकर कहने लगा कि बेगम साहिबा लाएं, अपना स्प्रे दें, मैं कमरे में छिड़का देता हूँ। लेकिन कुछ सोचते हुए मैंने उससे मना कर दिया। मैं कहने लगी कि मैं खुद स्प्रे कर लूँगी, तुम रहने दो। वो वहाँ से जा चुका था, लेकिन उस रात मैंने भी स्प्रे नहीं लगाया था। मेरी आदत थी कि मैं कमरे में स्प्रे करके ही सोया करती थी। इत्तेफाक से आज रात ही मेरा शौहर भी आने वाला था। मैं अपने बिस्तर पर लगी। जैसे ही मैं गहरी नींद में सो चुकी थी, कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। धीरे धीरे कोई कमरे में आया, और फिर मुलासिम मुझे आवाज़ देने लगा, बेगम साहिबा जाग रही हैं या सो रही हैं? बेगम साहिबा आपका लिए आ चुका है, आपके साथ रात गुजारने के लिए। शायद उसलिए वो अपनी असलियत दिखाने लगा था। मेरा पूरा वजूद चंटियों से रेंगने लग गया। एंड उसी वक्त दरवाज़ा खुला था। मेरा शौहर वहाँ पर दाखिल हो चुका था। मुलाजिम ने तो अपनी शर्ट उठा रखी थी। यूँ मालिक को सामने देखकर वह हड़बड़ा सा गया, जबकि मैं उसी पल उठकर बैठ गई। शौहर ने जब मुलासिम को और मुझे देखा, मेरे साथ जो हो रहा था मैं महसूस कर रही थी, उसके बारे में मैं अपने शौहर को उसी वक्त बता चुकी थी। मैं उन बीवियों में से नहीं थी जो मुनासिब वक्त के चक्कर में नुकसान करवा लेती थी। अगले ही पल शौहर कमरे में दाखिल हुआ और उस नौकर को गर्दन से पकड़कर थप्पड़ मारकर कहने लगा कि तूने जिस थाली में खाया है उसी में छेद कर रहा है। मैं तो तुझ पर एहसान करके इस घर में लाया था, लेकिन कैसी बेगैरती तूने मेरे घर में शुरू कर रखी थी। बता क्या किया था? पहले वो इनकार करता रहा, लेकिन जब मेरे शौहर के भारी भरकम हाथ उसके वजूद पर पड़े तो रोने लगा। रोकर उसने जो कुछ बताया हमारे वहमो-गुमान में भी नहीं था। कहने लगा कि यतीम खाने से जो शख्स मुझे अपने घर का नौकर बनने साथ लेकर गया, नौकर बनाकर लाया था, लेकिन उसके साथ साथ वो मेरे साथ गलत काम भी करता था। मैं सिर्फ 7 साल का था जब उसने पहली मर्तबा मेरे जिस्म को गलत तरीके से छूना शुरू किया था। वो मेरे जज्बात को बहा रहा था, मुझसे गलत काम करवाता था, और मैं नौकर था, सवाब समझकर हर बुरा काम करता था। वो मुझे मारता भी था, अज़ियतें भी देता था, मुझे कहता था कि मैं ये करूँ वो करूँ, और मैं करता जाता था। यही वजह थी कि एक वक्त से पहले ही मैं जवान हो गया, मेरे अंदर इंसानी कशिश पैदा होने लगी।
उस मालिक ने मेरे साथ जिनसी ज़्यादती भी की और फिर जब मुझसे दिल भर गया तो ये एक नया नौकर रख लिया और मुझे घर से निकाल दिया। उसके बाद से मैं दर बदर भटकता फिर रहा हूँ। आपके घर आया तो मालकिन को देखकर मैं सब्र ना कर सका और फिर मैं उनके स्प्रे में ऐसी दवा मिला चुका था जिसे सूंघकर ये मीठी नींद सो जाती थी। मैं तो उनके सोने के बाद ही कमरे में आता था, तब तक वह खुशबू भी कम हो जाती थी। मुझ पर उस दवा का असर ना होता। मालकिन के सोने के बाद मैं उनके साथ ये सब कुछ कर गया। वह रो रो कर मेरे शौहर से माफ़ी मांग रहा था, जबकि मुझे उस पर इन गुस्सा और अफसोस भी हो रहा था। मेरे शौहर ने उसे उस वक्त घर से निकल जाने का कहा, लेकिन वह रोते हुए कहने लगा, मैं आधी रात को कहाँ जाऊँगा, मुझे बख्श दीजिए, मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा। मगर उस जैसे लड़की को मजीद यहाँ पर रखना कोई अच्छी बात ना थी। उस बच्चे को बिगाड़ने में और इस नौबत तक पहुँचाने में सबसे सबसे हाथ था मालिक का था, जो उसे यतीम खाने से लेकर हाथ उस मालिक का था जो उसे यतीम खाने से लेकर आया था। काश यतीम खाने वाले यह देख लेते कि यह बच्चा जिन हाथों में गया है वहाँ पर महफूज है भी शाह नहीं। अगर थोड़ी छानबीन कर ली जाती तो आज यह बच्चा ऐसा ना करता। सारी रात मेरे शौहर ने उसे बाहर गेट पर ही बैठाए रखा था और अगली सुबह होते ही खुद उसे पुलिस के हवाले करके आए थे। पुलिस को भी सारे मामले से आगाह कर दिया गया था। उसे बच्चों की जेल में रखा गया था। कोशिश तो यही की जा रही थी कि उसकी जहनी व जिस्मानी तालीम और तरबियत की जाए ताकि वो आगे जाकर एक अच्छा इंसान बन सके। मेरे शौहर कितने ही दिनों तक इस असलियत को तस्लीम नहीं कर सके कि मेरे शौहर के अलावा किसी ने कितनी मर्तबा मेरे साथ ताल्लुक़ कायम किया है। मेरा शौहर दुनिया के अच्छे शौहरों में था, उसने मेरा भरपूर साथ दिया था। हम दोनों में मोहब्बत ही इतनी थी। उल्टा मैं शर्मिंदा थी, मगर मेरा शौहर बोला कि मेरी ही गलती है, मुझे छानबीन करके नौकर को लाना चाहिए था। अगर मैं उसे यहाँ ना लाता तो यह सब कुछ भी ना होता।